So, hello and welcome to another episode. Here I am Harsh with the very talented and a person with multiple talents called Mr. Chirag Barzatia. So, hello sir, कैसे हैं आप? What's good? बढ़िया बढ़िया यार बिल्कुल थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ओवर योर पॉडकास्ट Sir, I just saw that you have such an amazing dimensional career or talent that you are a fitness instructor, I think, nutritionist, dietitian. Along with that, you're a cinematographer as well and an editor. So yeah, आपने इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे हैंडल की? क्योंकि एडिटिंग तो बैठने का काम है और फिटनेस काफी मेहनत का, मतलब इन जनरल मैंने एडिटर्स ऐसे मतलब बहुत लेजी टाइप देखे हैं जितने थोड़े बहुत को मैं जानता हूँ. तो आपने कैसे मतलब फिटनेस में? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मेरा फिटनेस का जो पैशन था ना वो SRK ने जो पहली बार एप्स बनाए थे दर्द डिस्को में जब से स्टार्ट हुआ था. उसके बाद से तो ऑब्वियसली देवर बोथ द थिंग्स, वहाँ पे मूवीज भी था और वहाँ पे एब्स फिटनेस भी था. सो बोथ ऑफ दोज थिंग्स बिकेम माय पैशन. वो ऐसा लग गया कि मुझे इसी चीज में अपना आगे जाना और ये मेरे को पैशन फॉलो करना है. वही मेरा पूरा कंप्लीट एक गोल बन गया था. तो इसी चक्कर में मैंने फिटनेस की तरफ भी ध्यान दिया और साथ साथ मैंने अपनी स्किल सिनेमेटोग्राफी एडिटिंग इन सब में भी ध्यान दिया. एंड यू वर राइट यार, मैंने भी जो भी एडिटर्स देखे दो लाइक दिन भर बैठे रहते हैं और ऑब्वियसली बैठे बैठे फिटनेस लेवल पूरा जीरो हो जाता है. शायद ये रीजन है कि मैं भी फिटनेस को उतना ही ध्यान देता हूँ कि आधे टाइम अगर मैं सिटिंग जॉब कर रहा हूँ तो आधे टाइम आई शुड बी एक्टिव टू टेक केयर ऑफ माई फिटनेस. या तो जैसे मतलब ऐसे जो SRK को देख के आपने बॉडी के लिए इंस्पिरेशन ली और मूवी को देख के सिनेमेटोग्राफी के लिए. इन जनरल लोग क्या करते हैं कि SRK को देखते हैं और सिर्फ उसी को देखते हैं, ये नहीं देखते कि इस एक बंदे के लिए पीछे कई सारी टीम है, बहुत लोग लगे हुए हैं उस मूवी को, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए. तो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि एडिटिंग को एज अ जॉब लिया. ये नहीं कि मेरे को मुंबई जाके एक्टिंग करनी है और मैं अगले दिन SRK बन जाऊंगा, अवार्ड ले रहा हूँ और दुनिया मेरी फैन. उनको पता नहीं कि SRK भी आज की तारीख में SRK टीम की वजह से इज नॉट बिल्कुल. वो अकेला तो कुछ क्या कर लेता, वो बात है ना. हाँ अच्छा, तो ये जो करियर है काफी अनकन्वेंशनल है. मतलब इन जनरल लोगों का बचपन में ये नहीं सोचते कि हम बड़े होके डाइटिशियन बन जाएंगे या हम बड़े होके एडिटर बनेंगे. मतलब ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं जो प्लान करके स्टेप को चलें. अनप्लैन्ड होता है कई लोगों के लिए ये. तो आपने ये कैसे सोचा और कैसे इसको मतलब इसको कैसे रीच किया, कैसे अचीव किया इस अपने गोल को? मैं जहाँ से आता हूँ ना, राजस्थान का एक स्मॉल सिटी है अजमेर करके. तो वहाँ पे भी आज की तारीख में भी यही माहौल बना हुआ है कि या तो तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, CA कर लो. और मोस्टली मेरे तो सारे फ्रेंड्स उसी में ही है. मैं अकेला वहाँ से पहला बंदा था या दूसरा बंदा था जो मीडिया कॉलेज में गया ये पढ़ने के लिए, सिनेमेटोग्राफी, जर्नलिज्म एंड एवरीथिंग. सो 11th-12th में तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे पूरा फोर्स कर रहे थे इंजीनियरिंग करने के लिए. एंड इवन दे आस्क्ड मी टू गिव दोस टेस्ट, IEEE एंड ऑल एवरीथिंग. एंड आई स्टडीड फॉर दोज एज वेल. मेरे पास साइंस था, PCM था, पूरा मैंने पढ़ा. बट देन आई अंडरस्टूड कि ये मेरे से होगा ही नहीं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मेरे बस का है. आई ट्राई टू कन्विंस देम. उनको कन्विंस करने में मुझे 6 महीना 7 महीना लग गया. बट फाइनली दे गिव इन. तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, अभी तुम्हें जो करना है करो. एंड लकीली मीडिया कॉलेज में आते ही मेरी परफॉर्मेंस जो थी कॉलेज में वो काफी अच्छी हुई. काफी जो मेरे बैचेस थे, यूनिवर्सिटी रैंक्स थी, वो बिल्कुल टॉप पे थी, टॉप 4 के अंदर थी. और उसके बाद आई अंडरस्टूड कि जो मेरा पैशन है अगर मैं उसी को फॉलो करूंगा तो दैट विल बी अ बेटर थिंग टू डू, बिकॉज मैं अपना 100% दे पा रहा हूँ. और साइड बाय साइड फिटनेस का चल ही रहा था. देन आई डिड माय सर्टिफिकेशन इन फिटनेस एज वेल, न्यूट्रिशनिस्ट का, डाइटिशियन का, जो भी सर्टिफिकेशंस होता है. देन आई स्टार्टेड कोचिंग माय फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर फ्री. उन्होंने मुझे रिकमेंड करा अपने दोस्तों को जो मुझे पेड सर्विस देने लगे. नाउ आई हैव कोच्ड मोर देन 600 पीपल सो फार. अमेजिंग. अच्छा, एक वो होता है ना, जैसे जयपुर, मैं भी राजस्थान में रहता हूँ, तो हमारे क्या होता है मतलब आपके पीयर ग्रुप में बहुत लोग ऐसे नहीं होते जो अलग सोचते हैं. सब सोचते हैं कि हम इंजीनियर बन जाते हैं, नौकरी वोकरी कुछ कर लेंगे, मतलब बहुत कन्वेंशनल सोचते हैं. जब वो ये सोचते हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, अच्छी सोच है. लेकिन वो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो या मतलब एज अ करियर प्रॉपरली सोच समझ के, तो भी आपको डेली आके बताते हैं कि तू गलत कर रहा है या तू भाई सोच ले एक बार. तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि
क्या उन्हें सच्ची में आपकी चिंता है, या आज आपने आपने आप सक्सेसफुल हो गए तो आज वो सोचेंगे कि यार ये तो हम भी कर सकते थे, बॉडी बनाने में क्या है, डेली बॉडी बनाओ, उसका पैसा भी आ रहा है, ये तो सभी कर सकते हैं। तो उस चीज को कैसे लेना चाहिए? पर इसमें देखो, पहली चीज तो मैं अभी तक कोई सक्सेसफुल हूँ नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है जर्नी, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है। दूसरी चीज, ये सेम चीज मैंने भी फेस करी थी, मेरे रिलेटिव्स वगैरह, मतलब अगर मैं 2 साल पहले की भी बात करूं तो मुझे आके ये बोलते थे कि कौन सी लाइन पकड़नी, इसमें क्या है, एक नॉर्मल सी जॉब कर रहा होता तो अभी जॉब सिक्योरिटी होती, ये सब होता। बट हाँ, अभी उनको लगता है कि सिर्फ कोचिंग ही तो कर रहा है, ये तो बहुत इजी काम है। फिर मैं जब उनको खुद को देता हूँ डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए, फिर उनको मैं बोलता हूँ आप फोन से एक डिसेंट सी पिक्चर क्लिक करके दो, तो वो भी हो नहीं पाता उनसे। फिर उनको लगता है कि हाँ, इट्स अ स्किल थिंग। ठीक है, वो अपनी जगह सही है। अब देखो, अपन जिस सर्कल में रहते हैं सबको अपनी चीजें सही लगती, एंड वो हो सकता है कि 99% चांसेस ऐसा ही होता है कि वो अपनी चिंता ही कर रहे हैं। 1-2 रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि आप ऊपर ना उठो, आप नीचे रहो उनके साथ। या तो जैसे आपकी कोचिंग है, तो कोचिंग में मतलब कुछ बंदों के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है, आपको 600 बंदों को संभालना है, 600 बंदों की डाइट वगैरह सब प्लान करना है, मतलब इतने सारे लोगों को प्लान करना है। तो डे कितना हेक्टिक रहता है, क्योंकि एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, सबकी भी जॉब्स हैं, कोचिंग और बाकी पर्सनल डेवलपमेंट तो चलता ही रहता है हर एक का। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? तो मेरा एंड टू एंड एवरीथिंग इज सेट अप ऑन कैलेंडर है। मतलब जैसे तुमने टाइम दिया ना 4 बजे का, तो मैं 4 बजे बिल्कुल फिक्स, मेरा हर चीज 4 बजे से अभी 3:58 तक मेरे कॉल्स चल रहे हैं, और अभी जैसे ये पॉडकास्ट खत्म होगा 5 PM से वापस कॉल्स चालू हो। इट्स लाइक एवरीथिंग इज ऑन कैलेंडर, सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक। आई डोंट टेक ऑफ, एंड मेरा कोई भी ऑफ डे नहीं होता, कुछ भी वीकेंड्स वेकेशंस आई डोंट टेक। इट्स लाइक 24/7 आई कीप वर्किंग। And after all this, you just have to take some motivation. Does it come from inside, or you have someone, you admire someone a lot, you take inspiration from his life, his or her life? Is there someone like that? See, इंस्पिरेशन ऐसा मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट तो मुझे नहीं होता। लाइक आई डोंट फील नीड कि मुझे कोई मोटिवेशनल वीडियो चाहिए या किसी के कोट्स पढ़ने हैं सुबह उठने के लिए। बट एक पर्सन है, गैरी वेनरचक, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हिम। उसी के वीडियोस देख देख के मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मतलब उसने मुझे जो वर्क के बारे में समझाया ना कि यू शुड फोकस ओनली ऑन हार्ड वर्किंग, वो और किसी चीज पे बिलीव ही नहीं करता है। उसने ये बोला कि ये सब स्मार्ट वर्क और ये सब शॉर्टकट्स बाद में आते हैं, पहले तो मैं हार्ड वर्क करना सीखना होगा। तो वो चीज मैंने इम्प्लीमेंट कर ली है। तो बस मेरा डेली का एक गोल रहता है, आज से रात का कैलेंडर है, मुझे डेली का एक काम करना है। मुझे उससे मतलब नहीं है कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए या आई एम फीलिंग लॉस्ट। अपने आप होते होते आज 2-2.5 साल हो गए, करते करते पता ही नहीं चला। बिल्कुल। एंड गैरी वेनरचक इज अमेजिंग, क्योंकि वो इकलौता ऐसा बंदा है जिसके पास सब कुछ है लेकिन कभी भी शो ऑफ नहीं करता, और वो खुद भी यही कहते हैं मुझे पता नहीं उसके पास, हाँ, उसके पास गाड़ी कौन सी है अपने को पता नहीं है। हाँ, वो यही कहते हैं कि अगर मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदी है, अपने लिए खरीदी है, दुनिया को क्यों दिखाना, अपनी मेहनत से खरीदी है। सही बात है। तो अच्छा, इस सब टाइम में आप वेब सीरीज या मूवीज वगैरह देखते हैं कुछ, जस्ट चिल करने के लिए या सिनेमेटोग्राफी के लिए देखते होंगे? सिर्फ हाँ, ऐसा है, वो भी मेरा फिक्स रहता है। जब मैं खाना खाता हूँ, जब भी मैं नेटफ्लिक्स या यूट्यूब वगैरह देखता हूँ, एक खाना खाते हुए, और यूट्यूब पे आई लिसन टू लेक्चर्स, वो स्टडी IQ एक चैनल है, तो लेटेस्ट हैपनिंग्स क्या हो रही है, जैसे फार्मा बिल्स वगैरह आए, जो भी नए आए, तो रीड करने का टाइम तो मिलता नहीं है सच। या तो ट्विटर के ऊपर थ्रू आउट द डे पढ़ लेता हूँ, नहीं तो आई लिसन टू लेक्चर्स व्हाइल टेकिंग बाथ, या फिर खाना खाते हुए आई वॉच नेटफ्लिक्स हाफ आवर 20 मिनट्स का ऐसा सीरीज बैठ के। तो हाँ, वो बिंजिंग जो होता है ना, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, वो मेरे को याद नहीं है मैंने लास्ट कब किया था। ओके, यू आर अ बिजी मैन। अच्छा, एक ऐसा कोट होता है, मतलब मेरे लिए है, मैं एक कोट अगर मैंने सुना तो उस एक कोट को मैं आज तक फॉलो कर रहा हूँ, और वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लगता है। तो कोई एक ऐसा कोट आपने जो अपनी लाइफ में सुना हो, जो आपके दिमाग में घर कर गया एक तरह से, कोई ऐसा एक कोट है? हाँ, अगेन गैरी वी का एक कोट है, नो वेकेशंस, नो वीकेंड्स, ओनली वर्क। ऑलराइट, सो ही इज अ वर्कaholic एंड ही जस्ट, वेल, अच्छा, ये भी बात है कि इट्स फन टू बी वर्कaholic।
या गैरी वी के इंस्टाग्राम पे अराउंड 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं एंड इट्स नॉट दैट या he is the only one working on his content. There are a lot of people working behind his content because the videos we see short Yeah. 2-3 minutes videos, they are made from multiple locations. One time is in London, one time is in New York City, and he's a nice guy. So yeah. अच्छा, तो आप अपने स्कूल में कैसे थे? आपने पीसीएम ली तो क्या 10th में मतलब काफी ब्राइट स्टूडेंट थे, ब्राइट इन द वे ऑफ सोसाइटी? यार ब्राइट तो क्या बोले कि प्रेशर इतना रहता था फैमिली से, इन सब जगह से पीयर प्रेशर इतना रहता था कि परफॉर्म करना ही होता था स्कूल में। स्कूल का ऐसा नहीं, आई डोंट रिमेम्बर या मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आता स्कूल का कि मैं बहुत ही कुछ अच्छा था, बट या आई वाज अ हाउस कैप्टन एंड पीसीएम था मेरे पास, तो पढ़ना तो पड़ता ही था, मेरे पास नो अदर ऑप्शन। बट उसमें भी 10 तक तो आई वाज गुड इन स्टडीज, पर उसके बाद मेरा वो इंटरेस्ट ही चेंज हो गया पूरा, तो 12th तो बिल्कुल ही बेकार गिरते पड़ते निकला है। ओके, अच्छा, तो क्या कहते हैं, अगर आप स्कूल में 10th तक आपने पढ़ाई बढ़िया की, उसके बाद 12th में पीसीएम लेना बहुत नॉर्मल बात है, ऑलमोस्ट सभी ले लेते हैं। अच्छा, आपने फिटनेस कब से शुरू की? बचपन से? मतलब ऐसा कि दर्द डिस्को कब आई थी? 2006 या 7 में आई थी शायद। 2009 क्या, हाँ या मैं 10th में था तब। ओके, तो तब से आप फिटनेस में जोर लगाना शुरू कर दिया? हाँ, उसके बाद से देखो जब कुछ नॉलेज तो थी नहीं फिटनेस न्यूट्रिशन काम कैसे करता है, तब बस इतना पता था कि जिम जाओ, खाओ और बस जिम जाओ, तो मैं जिम जाने लग गया था नॉर्मली। एंड ऑब्वियसली उस टाइम इतनी एज में कोई जिम जाता नहीं था, उस टाइम कोई कल्चर नहीं था जिम का, नया नया कल्चर आया था, तो पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स उसके लिए भी गुस्सा रहते थे कि जिम जाने लग गया अभी से, हाइट रुक जाएगी एंड ऑल दोस मिथ्स। बट धीरे धीरे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा तो समझ में आया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, विदाउट ड्रग्स कैसे बॉडी बनाते हैं, इन सब चीजें। तो और मैं उसमें घुसता गया अंदर, लाइक मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया कि अगर ये दूसरे मॉडल्स वगैरह सब ड्रग्स ले रहे हैं तो विदाउट ड्रग्स कैसे बॉडी बन सकता है। अच्छा, कोई ये समझ लो, हाँ अराउंड 11-12 से मेरे को फिटनेस का रीड करते 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 अब जाके आई कैन से कि आई एम वेरी मच नोन अबाउट इट। दैट्स ग्रेट। तो आपकी पूरी बिल्ड नेचुरल है, यू हैव नेवर टेकन एनी काइंड ऑफ ड्रग्स और समथिंग, लाइक स्टेरॉइड्स इज अ बिग थिंग, एनी गेनर और समथिंग? No. No, gainer is not a drug actually. Gainer is a simple whey protein, and gainer is a food supplement. It doesn't come under the drug section. But steroids सुना होगा, साम सुना होगा, या फिर आजकल फैट बर्नर्स भी आते हैं स्टेरॉइड्स के, सिंथॉल बहुत कॉमन है। या अगर आप अपने उधर जयपुर अजमेर के जिम्स में जाके लोकल जिम्स में देखोगे तो इट्स वेरी रैपिडली बहुत लोग यूज कर रहे हैं। या ऑफ कोर्स। अच्छा, तो is there anything that you regret in your life till now? Any one mistake or anything you did? नहीं, तो मिस्टेक्स का ऐसा है यार, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई फील कि कल को मेरे से कोई मिस्टेक भी हो जाती है ना, तो इट्स अ लेसन फॉर मी। मैं उसको ऐसा लेसन लेके चलता हूँ। आई डोंट थिंक कि उससे मुझे कुछ नुकसान हुआ है, मैं उसको मिस्टेक लेके नहीं चलता हूँ। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है कि कोई मिस्टेक को मैं पकड़ के चल रहा हूँ अभी तक। ओके, क्योंकि आपने सिनेमेटोग्राफी अगर चूज की मूवी देख के, तो आपने प्रॉपरली उसमें कोर्स किया जर्नलिज्म वगैरह सब का, लेकिन अभी फ्रीलांसिंग तो लोग अभी काफी जल्दी से शुरू कर देते हैं जो घुसना चाहते हैं, ज्यादा मतलब कोर्सेज वगैरह में नहीं जाते। तो कोई एडवाइस ऐसे लोगों के लिए, अपने से छोटे लोगों के लिए, मतलब फॉर यंगर पीपल, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव देम who are interested in any unconventional cinematography thing? Yeah, maybe in cinematography or in life. Okay, so मेरा एक एडवाइस है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसमें ओवर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, सपोज इफ आई सी यू राइट नाउ, आपने पॉडकास्ट के लिए एक बेसिक सा सेटअप बना रखा है, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग टू डू। अगर आप पहले उसमें कंसिस्टेंसी ले आते हो, सब चीजें आप उसमें बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रहते हो, उसके बाद यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, पुटिंग योर हार्ड अर्न मनी इनटू इट। अदरवाइज क्या होगा, मैंने काफी लोगों को देखा है, जैसे पॉडकास्ट के लिए दे बाय बिग माइक्स एंड बिग सिस्टम, सब कुछ वो पहले से जो रोगन वाला सेटअप कर लेंगे, फिर पता चलता है उनका 2 महीने में एक एपिसोड आ रहा है मुश्किल से। सो डोंट वेस्ट योर मनी लाइक दिस।
क्योंकि मनी एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास मनी बचा रहा तो आप कोई भी पैशन अपना फॉलो कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर पैसा नहीं रहा ना जेब के अंदर, तो तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें फोर्स करेगी दूसरी चीजें करने के लिए, और तुम खुद भी यू विल ऑल्सो एंड अप इन अ जॉब विच यू डोंट लाइक, बिकॉज ऑब्वियसली पैसा तो जरूरी है, बिना पैसे के तो तुम एक दिन भी नहीं निकाल पाओगे। तो ये जैसे मतलब मेरा तो सेटअप काफी ज्यादा बेसिक है, एक स्टील के स्केल पे टिका हुआ है ये बोया का माइक। तो नहीं ठीक है यार, तो स्टार्ट विद। हाँ ठीक ही है, अपना सही चल रहा है। तो अच्छा, इस सब के साथ आपकी कोई मतलब रिलेशनशिप वगैरह आप मेंटेन कर रहे हैं किसी और के साथ, मतलब एज अ लाइफ पार्टनर? नो, आई एम मैरिड यार। यू आर मैरिड? I got married recently. Yeah, Okay, I that's got amazing. married last month only. Congratulations. On 13 August, I got married. Wow, that's amazing and shocking as well. I just, you're so young. Yeah, I'm 27. I got married with my girlfriend only, college girlfriend. Okay, that's awesome. Congratulations on that. Acha, what are your views on these laws floating around over the internet, like law of attraction, law of no fap, or things like that, which will make you successful instantly or something? Like, नहीं यार देखो, ऐसा सीन है, मैंने भी ये सब चीजें फॉलो करी है अच्छे से। मतलब ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो इंटरनेट किड, और मैं जब 2016-15 में ये सब चीजें बिल्कुल टॉप पे थी, एंड आई फाउंड दीज फोरम, सीक्रेट फोरम्स होते थे, इनके बारे में कोई बात नहीं करता था, जिसके ऊपर ये नो फैप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन और काफी सारी बुक्स थी जिसके बारे में ऐसा था कि बस ये कर लिया तो तुमने सब चीजें लाइफ में सेट हो जाएगी। बट उसके बाद ये चीजें ना, लोगों को क्या लगता है, दे बिकम ओवर ऑब्सेसिव अबाउट इट। इट्स लाइक अगर आप तुम नो फैप को फॉलो कर रहे हो और 10 लोगों को बताए जा रहे हो बार बार आई एम ऑन द नो फैप, तो टेक्निकली यू आर मास्टरबेटिंग ऑन द नो फैप ओनली। मेंटल मास्टरबेशन तुम्हारा उसके ऊपर स्टार्ट हो गया है, विच इज अ सेम थिंग। सो इट्स बेटर वो सब चीजें ऊपर से एज अ टेस्ट करने के हिसाब से तुम पिक कर सकते हो। यू शुड लर्न, ऑब्वियसली नई चीजें आती है इंटरनेट पे, तो तुम्हें उसको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट भी करके देखो। बट ओवर ऑब्सेशन हो गया, किसी भी चीज से ओवर ऑब्सेशन होगा तो वो उल्टा तुम्हें डीप डाउन लेता जाएगा, वो तुम और डूबते जाओगे उन चीजों में, जो तुम्हारी डेली लाइफ खराब होगी उससे। या क्योंकि काफी सारी बुक्स हैं ऐसी जिनको कहा जाता है कि इसको पढ़ लो आप फाइनेंस सीख जाओगे, या इसको पढ़ लो आप एंटरप्रेन्योरशिप सीख जाओगे। तो मतलब एक बुक पढ़ने से तो सब कुछ नहीं आ जाता ना। इतना इजी होता तो फिर बात ही क्या। लाइक आई रीड अराउंड 10 बुक्स अ ईयर। मेरा फिक्स रहता है कि कम से कम 10 बुक्स आइदर इन द ऑडियो फॉर्म और इन द फिजिकल फॉर्म खत्म करनी है हर साल कैसे भी। बट किसी भी बुक को मैंने ऐसा ओवर ऑब्सेशन नहीं बनाया कि इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी तो लाइफ ही चेंज होगी। नहीं, अपना लाइफ चेंज तो अपन खुद से ही हो सकता है। वो भी ऐसा है कि आप अपना कैसे ग्रोथ दिखा रहे हो अपना करियर के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, अपनी फ्रेंडशिप के अंदर, अपना फैमिली के अंदर, वो सारे गोल्स ज्यादा मैटर करते हैं। ओके अच्छा, आप मेडिटेट वगैरह करते हैं, या मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका अट्रैक्शन है, या उसको फॉलो करते हो किसी चीज को, गीता वगैरह, एनीथिंग लाइक दैट? मेडिटेशन, हाँ, आई कैन से दैट मेडिटेशन हेल्प मी अ लॉट इन माय लाइफ। मतलब अगर 2015-16 के अराउंड की बात करूँ तो आई वाज अ लॉस्ट किड कंप्लीटली। मुझे पता नहीं था किस पाथ पे जाना है। लाइक पता है मुझे सिनेमेटोग्राफी करनी है, मुझे पता है फिटनेस में जाना है, बट इनके अंदर भी एक पाथ होता है जो आपको सेलेक्ट करना होता है टू बी सस्टेनेबल, अगर इसको सस्टेनेबल करियर बनाना है तो। अब सिनेमेटोग्राफी में भी बहुत तरीके की सिनेमेटोग्राफीज होती है, फिटनेस कोचिंग के अंदर भी बहुत सारे फील्ड्स होते हैं। तो एक पाथ को सेलेक्ट करने के लिए मेडिटेशन ने मुझे वो हेल्प करी। लाइक आई अंडरस्टूड, आई बिकेम मोर सेल्फ अवेयर कि मैं किसमें अच्छा हूँ। मतलब I used to do wedding shoots as a cinematographer. Then I understood with the time कि I am not 100% good in this. So I should be, instead of wasting my clients' money or my energy, my own time, I should focus on other things. But in the same passion. Same with the fitness coaching. पहले मेरे को लगा था कि I was a good coach on the floor. जिम फ्लोर के ऊपर मैं अच्छी कोचिंग कर सकता हूँ, बट नहीं, मैं एज अ ऑनलाइन कोच बहुत अच्छा हूँ। उसमें मेडिटेशन ने मुझे काफी हेल्प करी, और फिर मैंने योगानंद का कोर्स करा मेडिटेशन में। उसके बाद करंटली आई एम रीडिंग ओशो, एंड नाउ आई एम प्लानिंग, जैसे लॉकडाउन ये सब खत्म होता है, विपासना जाने का, टू लर्न मोर अबाउट मेडिटेशन।
ओके, तो आप किस तरह का मेडिटेशन करते थे? मतलब कई टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं या आपने सब फॉलो किए हैं, योग साधना वगैरह ये सब चीज़ें? हाँ, मैंने फॉलो सब करा। मैंने स्टार्ट तो हेड स्पेस ऐप से करा था, बिल्कुल वो टिपिकल ऐप का मेडिटेशन था, ऐप के ऊपर बता देता हूँ। बट नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सिट। मैं और कुछ नहीं करता हूँ। आई जस्ट सिट फॉर 30 मिनट्स एंड आई जस्ट ऑब्जर्व माई व्यूज, दैट्स इट। कोई टिपिकल तरीका नहीं है और कोई मेडिटेशन। Yeah, that is an amazing way. People observe their breathing patterns and all to calm themselves down, right? Okay, so what are your thoughts on investing time on multiple things? Because as a student or as a college student, do you think that you should be more aware about things going around over the world in entrepreneurship or in anything you like if you are associated with let's say you are a doctor, you are becoming a doctor in around 3 to 4 years and you are in college, so should you be more aware about the medical industry all over the world and do something else also alongside your studies? या सो इसके बारे में कैसे, जैसे सी अभी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बट आई एम वेरी मच एक्टिव ऑन ट्विटर अबाउट द पॉलिटिकल व्यूज। उसका रीजन क्या है, सी वॉट एवर फील्ड यू आर इनटू, सो आप अपना उसको एको चैम्बर बनाने से एक ही तरीके से अवॉइड कर सकते हो जब आप दूसरे टॉपिक्स के बारे में बात करना जानते हो, तभी आप अपने आप को एक्सपेंड कर पाओगे दूसरी जगह। सपोज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल, आप किसी पार्टी में भी जाते हो और एज अ मेडिकल स्टूडेंट अगर आपको कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं मिला हुआ बात करने के लिए, तो आप किस टॉपिक पे बात करो? तो वो टॉपिक्स जब भी आपके पास आएंगे जब आपको पता होगा कि नया बिल कौन सा आया, नया प्रोटेस्ट कौन सा हो रहा है कंट्री में, गवर्नमेंट के नए रेगुलेशंस क्या है, तो उस चीजों से आप बात कर सकते हो। और अगर आपको नॉलेज होगी तो ऑब्वियसली आपको लॉजिकल व्यूज बनेंगे, आप लॉजिक दे पाओगे बात में, लोग आपकी बातों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। और जब मजाक नहीं उड़ाते, ये सब चीज नहीं होती, तो आपकी ऑटोमेटिकली सर्कल में एक इमेज बनती जाती है और लोग आपके पास आपकी सर्विसेज के लिए ही आते हैं। जैसे मेरा है, अगर मैं कोई पॉलिटिकल व्यू डालता हूँ और वो व्यू किसी को अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा या जो भी पढ़ रहा है मेरे ट्वीट्स को, वो इंक्लाइन हो जाता है मेरी सर्विसेज लेने के लिए, न्यूट्रिशन की या सिनेमेटोग्राफी सर्विसेज लेने की। वो मुझे खुद से अप्रोच करता है, वो बात करता है मुझसे। तो टेक्निकली क्या होता है, सब चीजों के पढ़ने से एट द एंड आपका जो बिजनेस है ना, वो इम्प्रूव होता जाता है विद द टाइम। Okay, educating yourself and gaining knowledge over other things is one of the most important aspect. Yeah, so as like this is what Gary Vee once said, that I present my personality out there and then I just observe the comments down there, that how are they liking it. So do you do that? Do you just observe your niche and see how people are liking your work and all? या आई डू दैट ओवर ऑनलाइन, बिकॉज अभी बाहर जाके मेरा काम ऐसा है कि मैं बाहर तो शोकेस कर नहीं सकता हूँ ज्यादा, बिकॉज आई एम नॉट एन एंटरप्रेन्योर येट। मतलब मेरे पास एम्प्लॉयज है, बट दो तीन ही लोग हैं, मतलब इट्स नॉट अ फुल फ्लेजेड कंपनी राइट नाउ। सो हाँ, मैं बाहर जाके तो खुद को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट आई डू दीज थिंग्स ओवर सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। आई कीप पुटिंग आउट माई ओन पर्सनैलिटी, लाइक मैं विदाउट फेकिंग एनीथिंग, एंड आई जस्ट कीप ऑब्जर्विंग कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उस चीजों पे, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन आई सेट अप माई मार्केट कि मुझे उनको कहाँ पे हिट करना है, सो दैट इट हेल्प्स माई बिजनेस एज वेल, इट हेल्प्स माई सोशल मीडिया एज वेल, and it helps me to reach more and more people to help them. Okay, that's nice. So what do you think is the future of quality content in India, or podcast, let's say? Like people make shit over internet now. They do shit experiments and I don't know how they just make their place over the trending page in India on Indian YouTube. So what do you think is the future of quality content, or some content which makes sense in your life, which adds some value to your life? What is its future? इंडिया में देखो, इंडिया में मसाला देखने की आदत है लोगों को शुरू से। इसी रीजन से ना अपन ने आज तक बॉलीवुड में क्वालिटी कंटेंट देखा है, और समवेयर थोड़ा सा एजुकेशन लेवल भी इंडिया का यूएसए या यूके के कंपैरिजन में उतना नहीं है। इसी रीजन से लोग है ना उतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट उनको कोई प्रोवाइड करे। अब यूट्यूब के ट्रेंडिंग पे वो चीजें हैं, तो उसके पीछे रीजन यही है कि भी लोग देख रहे हैं।
अभी अपन जर्नलिज्म को गाली देते हैं वो, मगर देखा जाए तो वही चैनल सबसे हाईएस्ट टीआरपी पे है क्योंकि लोग देख रहे हैं उनको। तो अब वो है कि अपन लोगों को तो बदल नहीं सकते जाके, देयर इज नो वे कि अपन लोगों को जाके उनकी थिंकिंग चेंज कर सके। इट्स अ जनरेशन गैप, पूरा जनरेशन लग जाता है लोगों की थिंकिंग चेंज करने के अंदर। तो इट्स बेटर अपना जो कंटेंट है वो बनाते रहो कंसिस्टेंटली। तुम्हें धीरे धीरे अब जो नई जनरेशन जो आ रही है ना, जैसे जो आज की तारीख में आज जो 13-14 साल के बच्चे हैं, वो तुम्हारा कंटेंट जरूर एब्जॉर्ब करेंगे जब वो 18-19 के हो जाएंगे, उनको इस अच्छे कंटेंट की वर्थ समझ में आएगी। वो ऑब्वियसली आज 13 साल का कोई बच्चा होगा जो पढ़ रहा है मेट्रो सिटी में, अच्छी सिटी में, अच्छे स्कूल में, और बेसिकली अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास एक्सपोजर है आज इंग्लिश सीखने का, अच्छे एजुकेशन लेने का, तो वो ही वोंट एंड अप इनटू द यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज। उसको समझ में आएगा कि अच्छा कंटेंट क्या होता है। तो अभी तो नहीं, बट एटलीस्ट 10 साल के अंदर धीरे धीरे कंटेंट अच्छा दिखने लगेगा अपना को ऑल ओवर इंडिया। तो ये आपने अभी एजुकेशन सिस्टम की बात बोली ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईआईटी है, जस्ट टू गेट इनटू आईआईटी बहुत मेहनत लगती है बच्चों की, 2 साल निकल जाते हैं, हवा हो जाते हैं। तो वो मेहनत मेरे को लगता है कि आईआईटी में जो बच्चे जाते हैं ना, वो बच्चे अच्छे हैं, वो बच्चे टॉप के हैं, लेकिन आईआईटी एज एन कॉलेज इतना अच्छा नहीं है। उनका करिकुलम अभी भी 25 साल पुराना है, लेकिन उनके बच्चे आगे जाके ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ने मेहनत की है। आईआईटी के नेम टैग से किसी को जॉब या प्लेसमेंट हो सकता है मिल भी जाए, बट दे आर नॉट गुड इनफ, राइट? तो अगर आप इस सब को फॉलो करते हैं तो अभी लेटेस्ट जेई मेन हुआ था अभी आई गेस कुछ सितंबर 5 को, तो उसमें AIR 5 आई है, टॉप रैंकर बच्चा है, मेरे को नाम तो याद नहीं, बट आई सॉ हिज इंटरव्यू एंड ही वाज लाइक आई स्टडीड for around 15 hours a day, and some guy asked him, what is your hobbies, what are your hobbies, what do you do in extracurricular? He said, I have no hobbies at all, I just study all day long. And what do you think, how will that come out in his future? How will he do this? Because in Ivy Leagues like American colleges, Cambridge, or in Massachusetts University, they require some extracurricular activities also. They ask you whether you have done something rather than studies also. They require you to do something extraordinary. But he's getting into it. Of course, he has got AIR 5. So what do you think what's your take on that? How fucked up is our education system? अगर अपना एजुकेशन सिस्टम पहले तो बेकार ही था, बट अभी जो रिसेंटली नया बिल आया है जिसके अंदर दे आर एडिंग करिकुलर एक्टिविटीज एंड ग्रेड सिस्टम वो सब ऐड कर रहे हैं, तो उससे चेंजेस आ जाएंगे अब। क्योंकि आई स्टिल फील कि अगर स्कूल में हमें न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा दिया होता तो आज इंडिया काफी कुछ एक हेल्दी कंट्री होता, अगर 10 साल पहले से चीजें पता होती। ये तो अब जाके लोग, अभी भी ऐसा है कि मतलब मेरे को काफी सारे न्यूट्रिशनल मिथ्स होते हैं जो लोगों को क्लियर करने पड़ते हैं। तो सेम वे में इट इज इन एवरी फील्ड यार, तुम किसी भी फील्ड में जाओगे तो वहाँ लेटेस्ट सिनेमेटोग्राफी की भी बात करो तो मैं बॉलीवुड से नहीं सीख सकता हूँ सिनेमेटोग्राफी। मैंने खुद ने कॉलेज के टाइम में बाहर के डायरेक्टर्स, बाहर के यूट्यूब चैनल से सीखा है सब कुछ, क्योंकि वही एट द एंड इंडिया में कुछ इतना क्वालिटी मिलता ही नहीं है देखने के लिए, हम लोग पास कंटेंट है नहीं सीखने के लिए। तो अब जो नया एजुकेशन बिल है ना, वो चीजें चेंज कर देगा इसको। और रही बात उसकी जिसका 5 ऑल इंडिया रैंक आया है, तो अगर उसका पैशन है पढ़ाई करना जब तो बहुत अच्छी बात है, उसने अपने आप को अच्छे से अचीव कर लिया। बट अगर वो किसी अंडर प्रेशर में आया है AR 5 या सिर्फ मतलब घोट के पढ़ के जो करके ले आता है ना कि बस मेरे को सिर्फ पढ़ने से मतलब है और कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है आगे जाके उसको चीजें फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप IIT से तो निकल जाओगे, IIT कर लोगे, उसके बाद जब कंपनी प्लेसमेंट्स होते हैं, जब आपको बाहर जाना होता है, तो वो लोग आपको बोलेंगे आपको पब्लिक स्पीकिंग आती है, आपको 4 लोगों के सामने बोलना आता है क्या, आपका खुद का कंटेंट क्या है, आपका लिंक्डइन कैसा है, आपका इंस्टाग्राम कैसा है, वो ये सब चीजें चेक करते हैं। तो अगर वही तुम्हारा सब कुछ नहीं है, तुम्हारा कोई स्किल्स ही नहीं है सोशल मीडिया पे, तो देयर इज नो पॉइंट। वेल मेरे को ऐसा लगता है कि लिंक्डइन एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड प्लेटफॉर्म है अभी यंगर जनरेशन के लिए। मेरे साथ के लड़के या मेरे से छोटे, हम ज़्यादातर नहीं जाते। ऑल्दो मैं हूँ लिंक्डइन पे एज एन स्टूडेंट, आई डू फॉलो सम ऑसम पीपल, बट आई थिंक इट इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, बट
it is pretty much unexplored in India, right? Okay, so अच्छा, ये रही बात कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो ऑफ कोर्स उससे चेंज तो आएगा, लेकिन जल्दी नहीं आएगा। और उससे चेंज अगर लाना है तो सिर्फ हमारी जनरेशन, स्टूडेंट्स की जनरेशन को अपना माइंडसेट नहीं बदलना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि पेरेंट्स को सबसे ज्यादा बदलना पड़ेगा। अभी भी व्हाट आई सी, मेरे रिलेटिव्स की कह रहा हूँ, जो यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी 5-6 साल के, स्टिल दे आर फोकसिंग ओनली ऑन वन थिंग, बस पढ़ाई कर लो। हमारे टाइम में मुझे समझ में आता था, देखो पढ़ाई का रीजन क्या था, क्योंकि पेरेंट्स ने खुद ने बहुत गरीबी देखी है पहले, और वो खुद नहीं पढ़ पाए थे, तो उनका एक तरीके का माइंडसेट वो बना हुआ था कि हम बच्चों को पढ़ाकर इनको एटलीस्ट सिक्योर कर देते लाइफ के अंदर। मगर आज की तारीख में ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी भी क्यों पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। बिकॉज तुम देखा जाए तो यार, तुम अगर अपनी बेटी या बेटे को कोई स्पोर्ट्स एकेडमी में 5 साल प्रैक्टिस करवाओगे तो इट इज वेरी इजी कि वो ओलंपिक गोल्ड लेके आएगी। बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर कोई आईआईटी में रैंक ला सकता है तो सेम वे में वो ओलंपिक गोल्ड भी ला सकता है। मगर स्टिल दे फील कि ओलंपिक गोल्ड जो है ना वो सिक्योर वो नहीं है। उनको ये लगता है एक जॉब हो जाए बस 9 to 5 की अच्छी पैकेज पे, वो सिक्योरिटी है। बट लेट्स सी, मैं जब पेरेंट बनूंगा तो मेरे बच्चे का तो मैंने सोच रखा है कि उसको मैं पूरा प्रॉपर पूरी फ्रीडम सब कुछ करवाऊंगा। अच्छा, आप स्पोर्ट्स के लिए फोर्स करेंगे? फोर्स तो नहीं, देखो फोर्स करूंगा तो फिर मेरे और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। बट हाँ, ऐसा होना चाहिए कि उसको सब चीजें एक बार टेस्ट होनी चाहिए, फिर अपने आप इंटरेस्ट बन जाए। ओके, दैट्स नाइस। क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, एक तो कोडिंग को भी बिजनेस बनाने की लोग सोच रहे हैं। मतलब मैंने अभी ऐड देखा कि बचपन से कोडिंग सिखाओ, अरे कोडिंग ढंग से तो सिखाओ यार तुम। हाँ यार, कल से सब उसी ऐड के बारे में बात कर रहे हैं। आईपीएल के बीच में आया था ना वो। हाँ, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस से आप कोडिंग सिखाने का क्या मतलब हुआ? आप बस नाटक कर रहे हो कि इसको कोडिंग आ गई, ये तो गलत बात है। वो अरे उनको पता है ना एड्स वालों को कि इंडियन पेरेंट्स का ईगो सेटिस्फाई कैसे कर सकते हो ना। आपके बच्चे को 7th क्लास से या तो फिटजी की आईआईटी की कोचिंग दे दो, या फिर उसको कोडर बना दो, जो या फिर उसको डॉक्टर के कपड़े पहना दो, तो सबको बता सके कि ये तो डॉक्टर बनेगा, कोडर बनेगा। मतलब उसको थोड़ी देर के लिए कुछ अलग करवा दो जो अलग सारे लोग कर रहे हो। हाँ, इवेंचुअली भेड़ चाल आ जाती है हर जगह, राइट। तो अच्छा, मैंने आपकी पॉडकास्ट सुनी, तो आपने 2019 में पहला एपिसोड डाला था जिसमें आपने मेंटल हेल्थ और थेरेपी वगैरह के बारे में डिस्कशंस किए थे। उसके बाद आपने एक एपिसोड डाला था जिसमें आपने इफेक्टिव कॉस्ट कटिंग इन मैरिज एंड ऑल वो सब डिस्कस किया था। तो इन दोनों की नीश काफ़ी अलग नहीं हो गई, एक कॉस्ट पे, एक मेंटल थेरेपी पे? तो मेरा ये पर्पस है शुरू से पॉडकास्ट का, मेरा कोई गोल नहीं था पॉडकास्ट का। लाइक मुझे ना इससे कुछ पैसे बनाने थे, ना ऑडियंस बनाने की। मेरा बस एक ही गोल था, मैं नए नए लोगों से बात कर सकूं, उनके एक्सपीरियंस मैं सेव करके रख सकूं कि आगे 20 साल बाद जब मैं खुद सुनूंगा ना इनको, तो एक मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक आ गया और ये लोग कहाँ पे है जिन्होंने मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि ये चीजें कितना चेंज हुई ओवर द टाइम। कि सपोज आज की तारीख में भी तुम कुछ 20 साल पुराना सीरियल देखो या किसी का कोई स्टेटमेंट देखो, तो अपनों को एक वो देखने को मिलता है कि वो कितना चेंज हो गया है टाइम के साथ। किसी का भी पुराना वीडियो देखते हैं या स्पीच सुनते हैं अपन, तो सेम वे में दिस वाज माय मोटो टू स्टार्ट द पॉडकास्ट। और नीश मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नीश बना के मुझे ऐसा लगता है अपन खुद ही उसमें फंस जाते हैं, फिर अपनों को सेम नीश के गेस्ट भी ढूंढने पड़ते हैं, सेम नीश का कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है। तो इट्स बेटर नॉट टू मेक एनी नीश, जस्ट कॉन्वर्सेशन करो लोगों को बुला। कोई अमेजिंग। तो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल को 10-15 साल बाद मैं ये सुनूंगा तो मेरे को लगेगा यार क्या मेरी पर्सनैलिटी इतनी बेकार थी, या मैं कैसा कर रहा था तब, अब मेरे में कितना चेंज आया। तो ये सब ऑब्जर्व करके आई गेस मजा आएगा। हाँ, जब वो ये मुझे कैसे समझ में आया, जब मैंने एमके पीएचडी का फर्स्ट वीडियो देखा था, उसने फर्स्ट टाइम रिव्यू करा था कोई डिजिटल उसका, तो वो कैसे बोलता था, कैसे करता था, यूट्यूब ने खुद ने ही रिकमेंड करके बोला ये देखने के लिए। तो मैंने कहा क्या चीजें चेंज हुई है, मतलब विद इन 10 years कितनी चीजें चेंज हुई। तो अपने पॉडकास्ट में भी बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले विद द टाइम। अच्छा, पॉडकास्ट अभी जैसे यूएस वगैरह में एंकर यूएस बेस्ड
कंपनी है, मतलब स्पॉटिफाई का सेगमेंट है, जो अभी पॉडकास्ट यूएस में होते हैं उनको प्रॉपरली काफ़ी अच्छी पेमेंट मिलती है पर प्ले के हिसाब से, आई गेस। बट इंडिया या यूएस से बाहर ही अभी पॉडकास्ट का कल्चर काफ़ी कम है, क्योंकि जब ब्लॉग लिखने शुरू किए थे लोगों ने तो यूएस में ब्लॉग्स का बहुत अच्छा कल्चर आ गया था कि सब ब्लॉग लिख रहे हैं, अब सब पॉडकास्ट बना रहे हैं। लेकिन इंडिया में जब तक वो चीज़ें आती हैं तब तक अच्छा खासा टाइम निकल चुका होता है। वैसे अब तो मतलब पॉडकास्ट को काफ़ी बड़े बड़े लोग भी प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, अच्छे अच्छे लोग। तो आपको क्या लगता है, पॉडकास्ट का अच्छा फ्यूचर है क्या इंडिया में? पॉडकास्ट का फ्यूचर देखो, अगर अपन 2 साल पहले से भी कंपेयर करो ना, तो 2 साल में तो बहुत चेंज हो गया है पॉडकास्ट का। आई स्टिल फील एक तो स्पॉटिफाई ने गेम चेंज करा है काफी कुछ। दूसरा, जैसे जैसे आईफोन फेमस होता गया ना, आईफोन के अंदर एफएम रेडियो नहीं आता है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट लोगों ने ट्राई करा है पॉडकास्ट ऐप क्या है, इसको चेक करते हैं, इसमें और सुनते हैं क्या क्या रीजन। देखो पॉडकास्ट मैं पर्सनली खुद कब सुनता हूँ, जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, और तो कोई तरीका होता नहीं है, पॉडकास्ट बैठ के तो सुनता नहीं है। अपने यहाँ पे एफएम का इतना ज्यादा बोलबाला है कि लोग एफएम बंद करके पॉडकास्ट क्यों ऑन करेंगे, बात वो है। तो या तो तुम उनको फोर्सफुली बता के कि आप जाके डाइवर्ट कर सको कि मैं पॉडकास्ट पे मैंने इसके बारे में डिस्कशन करा, आप जाके देख लो, तो लेवरेज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ट्विटर ऑडियंस को कैसे लेवरेज करता हूँ, मेरे ट्विटर पे 16,000 फॉलोवर्स है, तो मैं उनको बोलता हूँ मैंने इसके बारे में कॉन्वर्सेशन करा पॉडकास्ट के बारे में, तो भी 16,000 में से मुश्किल से मुझे 200 प्ले मिलता है किसी पॉडकास्ट में, कि अगर किसी ने जाके बैठ के सुना ही होगा। और वो 200 में से भी अगर मैं देखूँ कि पूरा किसी ने सुना है तो मुश्किल से 80 या 90 प्लेज होता है। बट हु केयर्स, अपना वो कंटेंट बनाने से मतलब है, धीरे धीरे तो उठ ही जाएगा। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इम्पोर्टेंट है, अपन को मजा आ रहा है। हाँ, या सो अगर कोई एक भी सुन रहा है अपने पॉडकास्ट को और उसको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दैट्स मोर देन इनफ। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए कि मतलब पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है इसके साथ। अगर मैं आपको अभी सुन रहा हूँ तो मैं पूरी तरह सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान कहीं और नहीं है, तो मेरे को पर्सनली भी बहुत चीज़ें पता चल रही हैं कि आपने जर्नलिज्म किया, और मतलब हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप वे में कट करके आप उस पर पढ़े। पहले जर्नलिज्म कर लो, फिर न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स कर लो, तो मतलब पर्सनल डेवलपमेंट की वही बात हो गई। अच्छा, तो ऑडियो पॉडकास्ट बेटर होते हैं या वीडियो पॉडकास्ट? मतलब रणवीर अलाहाबादिया वगैरह आजकल वीडियो पॉडकास्ट भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही बेटर है। वीडियो का ये फायदा है कि तुम इसको ऐसे यूट्यूब पे डाल सकते हो, और ऑडियो का फायदा है कि इसको तुम अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, जगह जगह अपलोड करके। तो इट्स बेटर है, जितना ज्यादा रीच कर दोगे उतना अच्छा है। ऑडियो का, ये वीडियो का और फायदा है, तुम इसकी क्लिपिंग करके या तो IGTV पे डाल सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर सकते हो। जितना ज्यादा कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे उतना बेटर। ओके, तो आपने ट्विटर पे इतनी अच्छी ऑडियंस कैसे बनाई? कोई आपकी शायद आपने ब्लॉग भी लिखा है एक ट्विटर ऑडियंस वगैरह पे। हाँ, या सो मैं ट्विटर पे, देखो वैसे तो टेक्निकली मैंने ट्विटर ज्वाइन कर लिया तो 2011 में, बट मुझे कुछ समझ में आता नहीं था उस टाइम। मैं जस्ट टाइम पास खोलता था, मुझे एक हमेशा अंदर से एक ना क्यूरियोसिटी रहती थी, कोई भी नया प्लेटफॉर्म आता है तो उसको यूज करने का। सेम वे में ट्विटर आई वाज यूजिंग इट, बट 2014-15 के आसपास जब ये इलेक्शंस आए थे, चीजें चेंज हुई थी पूरे इंडिया वाइड, तब मैं थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गया वहाँ पे, लोगों के व्यूज पढ़ना, उनसे कमेंट मतलब डिस्कस करना और ये सब चीजें। तो बस ट्विटर पे तो ऐसा ही है, लोगों से डिस्कस कर करके, हर किसी को रिप्लाई कर करके, मोर एंड मोर, जितना ज्यादा एंगेजमेंट हो सकता है। मैं अभी भी आज की तारीख में भी रोज की कुछ 60-65 ट्वीट्स करता हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक वो फिटनेस टिप्स हो सकती है, वो बैंटर हो सकता है, वो किसी से लड़ाई हो सकती है, वो डिस्कशन, डिबेट्स, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी हो सकता है। बट मैं फोकस करता हूँ डेली इतने का ट्वीट्स करना। तो फॉलोवर्स, आप इतना कंटेंट डालोगे तो फॉलोवर्स आ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। या सो ट्विटर पे ऐसा है, मेरा जो आज की तारीख में बिजनेस है दैट इज फुल ऑन ट्विटर। मेरा जो पूरा बिजनेस है कंप्लीट लास्ट 1.5-2 साल से, वो पूरा ट्विटर से चल रहा है। ओह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आप अगर साल की 10 बुक्स पढ़ते हैं तो कोई ऐसी टॉप 5 बुक्स जो आप सजेस्ट करना चाहें कि हर बंदे को पढ़नी चाहिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या किसी भी चीज़ के लिए? देखो, हर बंदे को पढ़नी चाहिए तो मैं कुछ ऐसी बुक्स का ही नाम बताऊंगा जो हर कोई पढ़ सकता है।
क्योंकि कुछ बुक्स काफी डिफिकल्ट होती है और उसमें ना काफी टाइम लग जाता है फिनिश करने में। तो एक तो मैं बताऊंगा 12 रूल्स फॉर लाइफ, जॉर्डन पीटरसन की। ओके ओके। एक रॉबर्ट ग्रीनी की बुक है 48 लॉज ऑफ पावर। ओके ओके। व्हाट इज इट एक सेम अबाउट? राइटर की बुक है द आर्ट ऑफ मास्टरी। 48 लॉज ऑफ पावर जो है ना, वो उसके बारे में है कि आप किसी भी एक सर्कल में हो, कंपनी में हो, किसी कॉलेज में हो, तो वहां पे अपनी पावर को कैसे तुम, जो लीडरशिप स्किल्स होती है ना, उसको कैसे तुम इम्प्रूव कर सकते हो, लोगों से कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हो, उनसे कैसे डील कर सकते हो। तो तुम जब 48 लॉज ऑफ पावर पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प आज वहां पे क्यों है, वो प्रेसिडेंट कैसे बना है। अब ऐसे जनरल मीडिया तुम्हें दिखेगा डोनाल्ड ट्रम्प का मजाक उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट वो बुक पढ़ने के बाद समझ में आता है कि उसके जो लॉज है ना, वो ऐसा क्यों करता है, वो लोगों को क्यों कमेंट पास करता है, सब चीजें। इट इज ऑल एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू दैट बुक। एक थर्ड बुक मैं बताऊंगा द आर्ट ऑफ मास्टरी। ओके। इसके अंदर हर चीज के ऊपर आप मास्टरी कैसे कर सकते हो, कोई भी स्किल हुआ, कुछ भी हुआ, उसके ऊपर मास्टरी करने का क्या होता है तरीका। एक फोर्थ बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल, इसके बारे में सुना होगा, काफी फेमस बुक है। तो इस बुक से ये फायदा होगा कि तुम किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है, किसी से भी बात करनी है, तो एक तरीके से अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, बाहर नहीं जाते हो, तुम्हें तरीका नहीं आता लोगों से बात कैसे करनी है, तो वो बुक थोड़ा सा तुम्हें उसमें इम्प्रूव करेगी, तुम्हें समझ में आएगा स्किल्स की क्या होते हैं। और फिफ्थ बुक है सेपियंस, युवल नोआ की। सेपियंस काफी फेमस बुक है, 4 साल हो गए शायद पब्लिश हुए हुए। इस बुक से सीखने को तो ऐसा सच कुछ नहीं मिलेगा, बट तुम्हें समझ में आएगा ह्यूमन काइंड आज की तारीख में अपन जहाँ है वहाँ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, सिविलाइजेशंस वगैरह कैसे बने, क्या हुआ। all these 5 books are very easy to read, बट इसमें काफी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे ब्रेन को नए नए चीजें खोलेगी, जो तुमने कभी पता नहीं होगा कि अरे ऐसा भी होता है क्या। अच्छा, तो अच्छा, आप इलन मस्क वगैरह को कभी उनके कोई इंटरव्यूज वगैरह आपने सुने या देखे हैं इलन मस्क के? या एलन मस्क की बुक मैंने पढ़ रखी है, उसकी बायोग्राफी जो थी। उन्होंने एक बार ही बोला था कि इफ यू वांट टू लर्न एनीथिंग, it is available over internet, or it is available somewhere, you can learn it for free, you can learn anything from anywhere. तो अगर जैसे अभी भी मैं मोटा हूँ, मैं फैट हूँ अभी भी, बट पहले मैं इससे भी ज़्यादा था, तो जितना मैंने कम किया वो बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के किया। लेकिन अगर अभी मैं ये चाहूँ कि लेट मी गेन सम मसल्स एंड, तो उसके लिए मेरे को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छा फिटनेस में है और वो अपनी वीडियोस डाल रहा है, तो उसकी भी एक वीडियो उसकी पुरानी वीडियो को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी कहीं ना कहीं। कभी वो बोल देंगे कि अपने डेज को स्प्लिट कर दो, मतलब शोल्डर बैक इस सब में स्प्लिट कर दो, फिर कभी ब्रो स्प्लिट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग, फिर कभी गेनिंग के लिए ज़्यादा कैलोरीज, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस चीज़ को फिटनेस के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक, या फिर इसको अचीव करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए ही चाहिए? आपको नहीं, प्रोफेशनल हेल्प प्रोफेशनल हेल्प कब लगती है? जब आपको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। अगर तुम्हारे पास टाइम है आज की तारीख में और तुम पढ़ सकते हो, तो लेन नॉर्टन है, उसकी एक बुक है फैट लॉस फॉरएवर। ओके। वो बायोलेन के नाम से इंटरनेट पे फेमस है, तो वो बुक तुम्हें मिल जाएगी ओवर द वेब इजीली, अमेजोन पे मिल जाएगा किंडल वर्जन, फैट लॉस फॉरएवर। तो ये बुक तुम्हें पूरा सिखा देगी कि कैलोरी काउंट कैसे करना है, कंप्लीट सिखा देगी। दूसरा जेफ निपर्ड करके यूट्यूबर है, वो फेमस है अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वर्कआउट्स क्या करने होते हैं। तो उसकी वेबसाइट से जाके तुम कोई सा भी वर्कआउट ले लो, या फिर उसकी फ्री वर्कआउट्स भी बहुत है, कुछ भी फॉलो कर लो। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, अगर ये 2 चीजें भी तुमने फॉलो कर ली ना, तो यू कैन इजीली ट्रांसफॉर्म योर बॉडी एंड एवरीथिंग। बट वही है, अगर मैं कोचिंग अभी किसको देता हूँ, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, या जिन्हें पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे अभी मेरे को मेरी वेबसाइट का काम करवाना है, मेरे से कोडिंग नहीं होती है, तो ऑब्वियसली मैं किसी को दूंगा। एक तरीका है कि मैं खुद भी सीख के कर सकता हूँ, और उसमें मुझे पता है कि मुझे महीने भर से ज्यादा नहीं लगेगा। मैं अगर सारी चीजें बैठ के सीखूंगा, वर्डप्रेस प्लगइन्स वगैरह कैसे बनाने, क्या करने, बट महीने भर का टाइम होना चाहिए ना। तो बस वही, उसी टाइम का पैसा लेता हूँ मैं लोगों से, मेरा भी टाइम उसमें जाता है और लोग मुझे उस चीज का पैसा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी टारगेट ऑडियंस वही है ना, इसलिए आप, मतलब इसीलिए सारे फिटनेस ट्रेनर्स कहते हैं कि यू कैन लर्न, बिकॉज दे नो कुछ लोग हैं जो नहीं सीखेंगे,
जो भी मुझसे ट्रेनिंग लेंगे। हाँ 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 हाँ, अच्छा। हाँ, ऐसा ही होता है। सी मेरे पास सारे फ्री रिसोर्सेज मैंने अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं कि आप अपना डाइट चार्ट कैसे बना सकते हो। फ्री सोर्स है, मैंने फ्री वर्कआउट चार्ट डाल रखे हैं, सब कुछ डाल रखा है। स्टिल लोगों को वो भी नहीं पसंद आता है, दे स्टिल वांट अ पर्सनल टच, इसलिए आई गिव देम कोचिंग। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अच्छा, ये जो अभी तक हमने बात की, इसमें से आपका क्या कैच है कि जैसे मेरे को एक बहुत बड़ा डाउट है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को अभी अपना टाइम डिवाइड करना है इस प्रॉपरली कैलेंडर के थ्रू, तो मेरे को उसको डिवाइड करने के लिए कोई, जैसे आप अगर अपना टाइम डिवाइड कर रहे हो, लेट्स टेक योर एग्जांपल, तो आपको पता है कि इस टाइम से इस टाइम मेरे को क्लाइंट से बात करनी है, जिससे मेरे को पेमेंट मिलेगी, जिससे मेरी लिविंग चलती है। लेकिन अगर मैं अपने टाइम को डिवाइड करता हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट के लिए होगा कि अभी पढ़ाई करनी है, या अभी तक 12-15 साल जितनी भी पढ़ाई की है उसका एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिलता जब तक आप प्रॉपरली जॉब नहीं लग जाती या कुछ करने नहीं लगते। तो उस तरह की कैसे मोटिवेशन ला सकते हैं अपना टाइम डिवाइड करने के लिए डिसिप्लिन की तरह? क्योंकि विदाउट एनी एंड रिजल्ट, अगर मेरे को ये नहीं दिख रहा कि मैं इसको डिवाइड करके कुछ पा रहा हूँ, तो मैं वो क्यों करूँगा? मैं सोचूंगा चिल मार लो, मौज तो आ रही है। डिवाइड करके अगर कुछ अच्छा नहीं मिल रहा। नहीं अभी इसको जानने के लिए मुझे तुमसे और पूछना पड़ेगा, कौन से ईयर में हो या स्कूल में हो, क्या तुम्हारा अभी क्या है? मैं पीसीएम में हूँ, 12th क्लास। 12th क्लास ना? तो ठीक है, तुम्हारा तो एंड रिजल्ट तो अब आ ही गया, ऑलमोस्ट पास ही है। हाँ, मेरा तो आ गया। बोर्ड्स आने वाले मार्च में। हाँ, तो देखो इस चीज का तो मैं खुद भी लॉस था तुम्हारी एज में, बट तुम तो फिर भी मुझे लग रहे हो कि तुम कि तुम किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इट्स बेटर तुम अभी तो क्या करो, सब्जेक्ट वाइज अपने आप को कैलेंडर डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतने से इतनी देर ये चीजें पढ़नी है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स लेफ्ट इन योर बुक। बेस्ट तरीका वही है कि तुम्हारे चैप्टर्स कितने बाकी है, कितने प्रोजेक्ट्स बाकी है, उस हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो अपने दिन का थ्री क्वार्टर्स में। लाइक अगर 8 से 11 का, 11 से 3 का, इस हिसाब से। एंड कीप, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे तुमने कैलेंडर बनाया ना अपना, तो अपने आप शेड्यूल पे आ जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा पीछे से कोई तुम्हें पुश कर रहा है बार बार, बी ऑन द शेड्यूल, बी ऑन द शेड्यूल। तो कैलेंडर बनाते हुए अपना लंच टाइमिंग तक भी कैलेंडर के अंदर डालना, तभी तुम्हें आएगा ट्रैक पे। मेरा भी ऐसा रहता है कि मेरे को इस टाइम लंच करना है और 20 मिनट के अंदर अपना लंच खत्म करना है तो करना। इट शुडंट बी लाइक कि ये लंच पूरा नहीं हुआ, मैंने आधा अधूरा लंच कर लिया, ऐसा नहीं। मेरे को उसी टाइम फ्रेम के अंदर सारी चीजें खत्म करनी है। तो वैसे ही अपना एक टाइम टेबल बनाओगे तो तुम अपने आप ट्रैक पे आ जाओगे। देयर इज नो एंड रिजल्ट। तो मेरा भी क्या है यार, मेरा कोई एंड रिजल्ट नहीं है अभी। मतलब मेरे को पता है एक नए क्लाइंट को मुझे कोच करना है, दैट इज माय रिजल्ट। एंड कुछ नहीं है इसका, ये तो चलता रहेगा अभी। ओके, तो आपने ये कब से शुरू किया कैलेंडर बनाना, दिन को शेड्यूल करना? किस एज से शुरू किया? ये मैंने किस एज से नहीं, ये मैंने अभी करा। मेरे को टाइम ने सिखा दिया करना। मेरे पास क्लाइंट्स बढ़ते गए धीरे धीरे एंड आई वाज लाइक फ्री। मैं विदाउट कैलेंडर उनको मैनेज कर रहा था। देन एक सेटबैक आ गया बीच में, क्लाइंट एक गुस्सा हो गया कि मैंने कॉल किया था, आपका कॉल बिजी आ रहा था। देन आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलेंडर। मुझे सबको टाइम देना पड़ेगा इक्वली। तो अभी ये कंडीशन हो गई कि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स को भी मुझसे बात करनी होती है, तो दे सेट अप ऑन माय कैलेंडर। ओके, ऑलराइट, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा, तो मेरे को एक बहुत बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है कि अभी तो आपका सारा बिजनेस ट्विटर के थ्रू आ रहा है, क्लाइंट्स वगैरह, बट बिफोर दैट ट्विटर पे इतनी अच्छी ऑडियंस ग्रो करने से पहले कैसे आता था? पहले कैसे रीच आउट करते थे आप लोगों को? कैसे बताते थे कि मेरा ये काम है, यू कैन हायर मी? पहले मैं यार कंपनीज को डायरेक्टली अपना रिज्यूमे भेजता था। मैंने शूट्स के टाइम भी खुद से शूट्स करे, बेसिक, और कंपनीज को डायरेक्टली, जैसे वेडिंग्स की कंपनीज हो गई और बॉम्बे में कंटेंट डेवलपर्स की कंपनीज हो गई, इनको डायरेक्टली मैंने लिंक्स भेजे, ईमेल्स ढूंढ के, लिंक्डइन पे अप्रोच करा कि मैं ये काम करता हूँ, मुझे इंटर्नशिप दे दो या फिर काम दे दो, जस्ट सी माई वर्क इफ यू लाइक इट। एंड मोस्टली आई फोकस्ड ऑन पहला काम या पहला क्लाइंट, मैं उनको फ्री में सर्विस देता हूँ। उससे क्या होता है, क्लाइंट को भी अच्छा लगता है, और अगर आपका काम अच्छा हुआ तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट से आपके पास और सर्विसेज लेके आएगा जो कि पेड होगी।
वो अपने दोस्तों को बताएगा, फैमिली को बताएगा, तो अपने पास पैसा अपने आप आ जाता है। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन गिविंग फॉर फ्री फर्स्ट। ओके, तो अच्छा फैमिली रिलेशंस पे आप कितना बिलीव करते हैं? जैसे बेसिक रिलेशंस, मदर फादर एंड योर वाइफ, दैट इज बियॉन्ड समथिंग, ओके, बट दोज रिलेशंस लाइक चाचे मामे, जिन्होंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, तो उनको आप कितना वैल्यू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट रिलेशनशिप्स, जस्ट दीज रिलेशंस? अब वैल्यू तो क्या, देखो सब बड़े अपन से एज में, तो उनकी रेस्पेक्ट अपनों को करनी है। अब चाहे उनके व्यूज कैसे हो अपने बारे में, चाहे उनके कैसे भी कुछ भी बात हो, उससे मैं इग्नोर कर देता हूँ वो सारी चीजें। मैं जस्ट एक ही अपना, मतलब कैसा होता है, घोड़े का दोनों आंखें बंद होती है ना, उसमें सामने देख सकते हैं। तो सामने अपन ये देख सकते हैं कि वो एल्डर है, अपनों को उनका रिस्पेक्ट करना है। अब वो भले ही कितने एविल पर्सन हो या फिर वो क्रिमिनल हो, डजंट मैटर टू अस। अपनों को एज अ फैमिली टर्म में उनको रेस्पेक्ट देनी है। उसके बाद वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, वो उनसे अपना को कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, जल ही जीवन है। ओके, थैंक यू सर, इट वाज नाइस रिकॉर्डिंग। मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके, थैंक यू, मैंने आपका काफ़ी टाइम लिया।